आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी, जो कि पिछले 15 वर्षों से ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, अंक ज्योतिष एवं मंत्र शास्त्रों का अध्ययन एवं अध्यापन करते आ रहे हैं। अपने ज्ञान के प्रकाश से आचार्य अशोक कुमार जी हमारे जीवन को प्रकाशमय कर रहे हैं। उनके इसी योगदान और सहयोग के लिए उन्हें ज्योतिष अलंकार, ज्योतिषाचार्य, देवज्ञ शिरोमणि तथा पुरोहित जैसी बड़ी उपाधियों से अलंकृत किया जा चुका है। आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी का मानना है कि सभी शास्त्रों का निर्माण सिर्फ मानव कल्याण के लिए हुआ है। पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी ने न केवल असंख्य लोगों को परामर्श देकर उनका जीवन धन्य किया, बल्कि लोगों के जीवन में खुशियों की बरसात की। आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी अपने ज्ञान, अपने कौशल से ज्योतिष, वास्तु, अंक ज्योतिष आदि विषयों पर अपने छात्रों के जीवन को प्रकाशमय कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रहों की शतरंज। दोस्तों, ग्रहों की शतरंज कार्यक्रम इसलिए भी खास बन जाता है क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए हम ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र और रत्न शास्त्र के बारे में जो बारीकियां होती हैं वो आपको बताते हैं। आपकी समस्याएं जो हैं उनके समाधान को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमने रत्न शास्त्र के बारे में भी अपने कार्यक्रम में जिक्र किया था कि रत्न किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से उन्हें धारण करना चाहिए। आज इसलिए हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे क्योंकि हमारे पास कुछ दर्शकों ने, कुछ प्यारे से दर्शकों ने कुछ मेल्स किए हैं जिनमें उन्होंने क्वेश्चन हमसे पूछे हैं कि किस तरह से जो है रत्नों को धारण करना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए, आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। दोस्तों, आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी आज बात करेंगे यंत्रों के बारे में और रत्नों के बारे में। रत्नों के बारे में इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे प्यारे दर्शकों ने कुछ सवाल पूछे हैं जिनका जवाब देने के लिए हमारे आचार्य जी बेहद ही उत्सुक हैं। क्योंकि आपका प्यार हमें इसी तरह मिलता रहेगा तो आपकी समस्याएं तो खत्म होंगी ही, बल्कि हमारे को भी बहुत ही अच्छा लगेगा कि हम आपकी परेशानियों को जो है वो दूर करने में सफल हो पा रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आचार्य जी, हम यंत्रों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि हमारे पास कुछ मेल्स आई हैं जिनमें उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं रत्नों से संबंधित। ये एक क्वेश्चन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण पूछा गया है मेल के जरिए कि कौन सा रत्न जो है वो कौन सी उंगली में धारण करना चाहिए। अक्सर इस बात का भ्रम लोगों को रहता है कि जो चंद्रमा है वो इस उंगली में धारण करना चाहिए, जो मोती होता है वो इस उंगली में पहनना चाहिए, मूंगा बीज की उंगली में पहनना चाहिए। तो आपके अनुसार क्या कुछ कहता है रत्न शास्त्र कि कौन सी उंगली में कौन सा रत्न पहनना चाहिए? देखिए, वास्तु रत्नमाला नाम का जो शास्त्र है हमारा, उसमें तो किसी भी उंगली की बात नहीं कही गई है कि इस उंगली के अंदर ये वाला रत्न आपको धारण करना चाहिए। हमारे यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा है जिसका नाम है सामुद्रिक शास्त्र, जिसको हम पामिस्ट्री भी कहते हैं। उस शास्त्र की खासियत यह है कि वो हमारे हाथों में बनी हुई लकीरों के आधार पे भविष्यवाणी करता है और साथ में वो भी जीवन में घटना वाली घटनाओं के बारे में ही हमें जानकारी देता है। वहाँ पर हमारी जो उंगलियाँ हैं उनके आधार पर कुछ उंगलियाँ जो हैं ग्रहों के साथ में जुड़ी हुई हैं। जैसे हमारी जो छोटी से छोटी जो उंगली है जिसको हम लिटिल फिंगर कहते हैं, ये बुध ग्रह की उंगली है। उसके बाद में उसके साथ वाली है जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, ये सूर्य की उंगली है। उसके बाद जो मध्यमा है हमारी, उसको शनि का माना, और उसके बाद में जो तर्जनी उंगली है हमारी, उसको हमने बृहस्पति ग्रह की उंगली माना है। तो ये एक बात जो है रत्नमाला शास्त्र के साथ में आपस में जोड़ दी गई कि बुध का जो जेम स्टोन है वो बुध की उंगली में पहनना चाहिए, सूर्य का जेम स्टोन सूर्य की उंगली में पहनना चाहिए। लेकिन इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारे हाथों में 4 उंगलियां हुआ करती हैं। उन 4 उंगलियों के आधार पर 4 ग्रहों की बात हुई, लेकिन हमारे यहाँ तो ग्रह 9 हैं। 5 ग्रहों के लिए हम क्या करें फिर? तो रत्नमाला शास्त्र के आधार पे जो जेम स्टोन की बात है, वहाँ पर हम अधिकतम एक साथ में 3 या 4 रत्न पहन सकते हैं। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए कि कौन सा जेम स्टोन हम पहन रहे हैं, तो उसके साथ में वर्जित जो जेम स्टोन है वो कौन कौन से हैं। जैसे मान लीजिए आपने माणिक्य पहन लिया तो उसके साथ में आप नीलम नहीं पहन सकते। जैसे आपने मोती पहन लिया तो उसके साथ में आप राहु या केतु के जो जेम स्टोन हैं, गोमेद और लहसुनिया, वो नहीं पहन सकते। इसलिए हमारे यहाँ पर जो 4 उंगलियां हैं उसमें हम अधिकतम
3 या 4 जो है जेम स्टोन पहन सकते हैं, इसके अलावा नहीं पहन सकते। हमारे यहाँ पर रत्नमाला शास्त्र में एक वर्णन मिलता है कि ग्रहों को 2 भागों में उन्होंने विभाजित कर दिया कि कुछ जो ग्रह हैं वो परस्पर एक श्रेणी में हैं जो आपस में परस्पर मित्र हैं, एक दूसरी श्रेणी है जो आपस में परस्पर मित्र हैं। तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति ये एक श्रेणी के ग्रह हैं जो आपस में परस्पर मित्र हुआ करते हैं और इनके जेम स्टोन एक दूसरे के साथ में पहने जा सकते हैं। समुद्र शास्त्र जो है वो अपनी विचारधारा के अनुसार काम करता है। यहाँ रत्नमाला शास्त्र जो है वो रत्नों के बारे में अपनी बात कर रहा है, ज्योतिष शास्त्र अपने हिसाब से बात करता है। तो उंगलियों का जो संबंध है वो ग्रहों के साथ में सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत तो आता है, लेकिन जेम स्टोन के साथ में इसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जी, तो जेम स्टोन के साथ में इसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि जो आचार्य जी ने आपके सवाल का जवाब दिया है वो आपने ज़रूर देखा होगा और सुना होगा, जिससे अब आपकी जो भ्रांति थी ये दूर हो चुकी है कि कौन सा रत्न कौन सी उंगली में पहनना चाहिए। आचार्य जी, ये तो थी एक दर्शक की बात जिसने ये सवाल हमसे पूछा था। एक चीज़ मेरे दिमाग में और आ रही है ये कि जिस तरह से इन्होंने सवाल पूछा कि कौन सा रत्न कौन सी उंगली में धारण करना चाहिए, और ये भी जो है सुनने में आता है कि जो रत्न है उनका एक विशेष दिन होता है, विशेष वार होता है जिस दिन उसको आपने जो है पहनना है। तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, जेम स्टोन जो है वो वास्तव में देखा जाए तो ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और वो ग्रह हमारे यहाँ पर तो देवतुल्य माना गया है। तो जाके रही भावना जैसी प्रभु बुरत देखी तिन वैसी, उसी की बात माने तो जो भी जेम स्टोन अगर हम धारण कर रहे हैं तो उसके लिए हमें मुहूर्त की ज़रूरत होती है। तो उसके लिहाज से हमारे पास 2 चीज़ें हैं। जिस ग्रह का भी हम रत्न धारण करना चाहते हैं उस ग्रह का एक वार हुआ करता है। अब देखिए, हमारे यहाँ पर 9 ग्रह हैं, तो सूर्यवार से लेकर के और शनिवार तक हमारे 7 वार हैं, और राहु और केतु जो 2 ग्रह हैं उनका कोई भी वार नहीं हुआ करता। तो राहु और केतु के अगर हम जेम स्टोन पहनते हैं तो उसका जो एक श्रेणी जो बनाई हुई थी, जो उनके मित्र ग्रह हैं उनके वारों में उनको पहनना चाहिए। तो सूर्यवार को यानी रविवार के दिन आप माणिक्य धारण कर सकते हैं, सोमवार को आप जो है मोती पहन सकते हैं, मंगलवार को आप मूंगा पहन सकते हैं। एक तो है पक्ष ये। दूसरा पक्ष ये भी हुआ करता है कि मान लीजिए कि मैंने जेम स्टोन बनवा लिया है, लेकिन मेरे पास समय की अल्पता है, मुझे कल ही पहनना है। तो ऐसे में भी हमारे यहाँ पर कुछ सामान्य मुहूर्त हुआ करते हैं, जिसमें होरा मुहूर्त है, चौगड़िया मुहूर्त हुआ करते हैं, अभिजित मुहूर्त हुआ करते हैं, हम उनको भी ले सकते हैं। दूसरा जो तरीका एक और है वो ये है कि अगर ग्रह जो है जिसका हमने जेम स्टोन धारण करना है, अगर उसका वार नहीं मिल रहा हमें, लेकिन उसका नक्षत्र उस दिन विद्यमान है, तब भी हम उस जेम स्टोन को धारण कर सकते हैं। लेकिन एक बात अवश्य कहूँगा कि कोई भी जेम स्टोन आप बनवाने के बाद में उसको जो है हम क्या करते हैं, पंचामृत से स्नान करा करके पहन लेते हैं। ये परिपाटी जो है ये शास्त्र सम्मत नहीं है। हमेशा कोई भी जेम स्टोन जब आप जो है पहनना चाहते हैं, तो आप जब अंगूठी जब आपकी बनकर तैयार हो जाती है तो आप उसको मंदिर के अंदर जो है एक वस्त्र बिछाइए और उसका जो भी अन्न है, अनाज है, उसकी ढेरी बना करके उसके ऊपर रखिए। उसके बाद में आप 9 दिनों तक लगातार संकल्प के साथ उस ग्रह के मंत्रों के 5-5 माला कीजिए। 5-5 माला करने के बाद हर माला होने के ऊपर थोड़ा सा जल का अभिषेक है जो है अंगूठी के ऊपर करना चाहिए। इस प्रकार से जो पत्थर हुआ करता है, जो जेम स्टोन हुआ करता है, उसके अंदर ग्रहों की जो रश्मियां हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुआ करती है। हम सब लोग जानते हैं कि मंदिर के अंदर हम जो है मूर्ति स्थापना करते हैं, लेकिन मूर्ति जो है वो कारीगर ने किस कंडीशन में बनाई है ये हम सब जानते हैं। तो उसकी शुद्धिकरण के लिए क्या होता है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उसी प्रकार जेम स्टोन को भी शुद्धिकरण हुआ करता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुआ करती है। इस प्रकार से अगर आप जेम स्टोन पहनते हैं तो उसका पूर्ण रूप से जैसा शास्त्र में वर्णन है वैसा ही फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो आचार्य जी के अनुसार अगर आप कोई भी रत्न धारण करना चाहते हैं तो उसे जो है सीधा बाजार से खरीदा, अंगूठी बनवाई और धारण कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अभिमंत्रित करना चाहिए। जिस प्रकार से आचार्य जी ने बताया, जो उपाय जो प्रोसीजर है वो उन्होंने बताया है, तो उसी को फॉलो अगर आप करेंगे तो वो जो रत्न है, जो मणि है, वो आपको जो है उसका फल अवश्य देगी। तो इसी प्रकार से जो रत्न होते हैं उनको हमें किस उंगली में पहनना है, किस दिन पहनना है, वो भी जो है आचार्य जी ने आपको विस्तार पूर्वक बताया है। उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों को अमल में लाएंगे और जो भ्रांतियां आपके दिमाग में फैली हुई हैं, हमारे समाज में फैली हुई हैं, उनसे आप दूरी बना कर रखेंगे। एक बात और जानना चाहेंगे आचार्य जी, जिस प्रकार से आपने बताया था हमें रुद्राक्ष के बारे में
कि एक मुखी रुद्राक्ष, दो मुखी रुद्राक्ष, कई प्रकार के जो रुद्राक्ष होते हैं वो अलग अलग परेशानियों को दूर करने के लिए पहने जाते हैं। तो हमारे एक दर्शक ने हमें ईमेल के जरिए एक सवाल और पूछा है। उनका ये कहना है कि रुद्राक्ष की पहचान तो आपने बता दी, लेकिन ये किस तरह से पता लगाया जाए कि वो एक मुखी है या दो मुखी है या पांच मुखी है? क्योंकि अमूमन जो भी देखता है, जो जिसको पहचान बिल्कुल नहीं होती, वो एक जैसे नजर आते हैं सबको, लेकिन उसकी जो ये किस तरह से पहचाना जाए कि वो कितने मुखी रुद्राक्ष है? देखिए, जो रुद्राक्ष हुआ करता है उसके साइड के अंदर धारियां हुआ करती हैं, कट के निशान हुआ करते हैं। जितनी भी धारियां होंगी उतनी ही मुखों का उसका वर्णन मिलता है। कोई रुद्राक्ष है उसके अंदर 5 प्रकार की धारियां हैं तो 5 मुखी रुद्राक्ष हो जाएगा। किसी के अंदर 3 प्रकार की धारियां हैं, 3 ही धारियां हैं तो वो 3 प्रकार का हो जाएगा। किसी में 10 हैं तो वो 10 प्रकार का हो जाएगा। तो जिस रुद्राक्ष के अंदर भी जितनी ही धारियां होंगी उतनी ही मुखी का वो हुआ करता है। लेकिन इसमें भी एक बात की जो है ना जानकारी अवश्य रखनी चाहिए कि आजकल 5 मुखी जो रुद्राक्ष हैं वो आसानी से उपलब्ध हैं और बहुत सस्ते भी हुआ करते हैं। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो कहीं न कहीं लालचवश जो है वो 6 मुखी रुद्राक्ष जो है, 7 मुखी, 8 मुखी रुद्राक्ष है, उसको जो है 5 मुखी रुद्राक्ष के अंदर ही कहीं न कहीं जो धारियां बना करके 6 मुखी या 7 मुखी बना करके भी मार्केट के अंदर बेचा करते हैं। लेकिन जब आप परीक्षण करेंगे तो कहीं न कहीं वो 5 मुखी रुद्राक्ष होने के कारण वो परीक्षण की कसौटी के ऊपर तो वो खरा उतरता है, लेकिन हुआ करता है वो 5 मुखी, लेकिन आपको बेचा गया 6 मुखी या 7 मुखी कहकर। तो ऐसे में बड़े गौर से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि जो नेचुरल जो लाइन बनी हुई होती हैं वो अपने आप हमें नज़र आ जाती हैं, लेकिन हमारे द्वारा अगर उसके अंदर कोई काट छांट की गई है तो अलग प्रकार से नज़र आती है। तो जहाँ पर भी जो भी रुद्राक्ष आप ले रहे हैं उसको सावधानी से देखिए और गौर कीजिए कि क्या नेचुरल लाइन है या नहीं है, या किसी ने बना दी है। क्योंकि बनाने पर ज़्यादातर ये भी हुआ करता है कि बहुत सारे रुद्राक्ष जो है वो खंडित हो जाया करते हैं। तो खंडित रुद्राक्ष तो हमें सर्वदा जो है त्याग करना है उसका। तो थोड़ा सावधानी के साथ खरीदिए और देखिए कि क्या नेचुरल लाइन है या नहीं है। चाहे वो कोई सा भी रुद्राक्ष ले रहे हैं, तो अगर आप सही रुद्राक्ष लेते हैं और उसको धारण करते हैं तो उसका जो भी फल है वो हमें मिलेगा ही मिलेगा, जो हम कहते हैं। तो शास्त्र के अनुसार चलिए और शास्त्र की परंपराओं का आप निर्वाह कीजिए और फिर रुद्राक्ष जो है बढ़िया क्वालिटी का आप लेकर के सोच समझ के खरीदिए और उसको आप अपने कंठ में जो है धारण भी कीजिए। जी, तो रुद्राक्ष कितने मुखी होता है, किस प्रकार का होता है, उसकी पहचान कैसी करनी चाहिए, ये आचार्य जी ने अभी हमें बताया है। और अब उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से जब आप रत्न या कोई रुद्राक्ष खरीदने जाते हैं तो आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके और आप अपनी समझ के अनुसार, आचार्य जी के बताए अनुसार आप उस सामान को खरीदें, आप उस रुद्राक्ष को खरीदें, रत्न को खरीदें, ताकि आपको जो उसका फल है वो स्वयं ही मिल सके और अच्छी तरह से आप उसका उपयोग जो है वो कर सके। तो ये हम उम्मीद करते हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी लगातार जारी रहेगा हमारा एक खास प्रोग्राम ग्रहों की शतरंज। मेरे जीवन में ज्योतिष और वास्तु का बहुत ही महत्व रहता है, क्योंकि कुछ समय पहले मैं अपने पारिवारिक जीवन से कुछ समस्याओं के कारण बहुत ही परेशान और निराश हो गया था। जब से मैं इस इंस्टीट्यूट में आया हूं तब से मैंने सीखा है और 1 साल तक मैं इसको लगातार सीखते रहा। सीखने के बाद मैंने खुद ही इन चीज़ों का कुछ बहुत सारे उपाय किए, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं यहाँ पर 1 साल मुझे लगभग पढ़ते पढ़ते हो गया है। मैंने अब ये फैसला किया है कि मैं इसको अपना एक प्रोफेशनल रिटायरमेंट के बाद इसको एक प्रोफेशनली अपनाऊंगा और गुरुजी के मार्गदर्शन में मैं लोगों का भला करूँगा। मैं गुरुजी से 4 साल से कनेक्टेड हूँ और इनका जो पढ़ाने का ढंग है वो सिंपल वे में एक आराम से समझ आ जाता है। इनके पास में आके मैंने इतना सिंपल वे से सीखा, जो कि एक रट्टाफिकेशन थी वो मेरी ख़त्म हो गई। जो हमारे गुरुवर हैं श्री अशोक कुमार जी, उनके बारे में तो तारीफ़ करना तो ये समझिए कि सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। यदि ब्राह्मणों के कर्म को आगे बढ़ाना है तो ऐसे गुरुजनों का होना बड़ा ही आवश्यक और बड़ा ही ज़रूरी है। अगर ऐसे गुरुवर सभी को भी मिल जाए तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी वैदिक संस्कृति है, जिसे हम ज्योतिष वास्तु कहते हैं, उसको आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। जो चीज़ उन्होंने एक बार किसी को पढ़ा दिया और समझा दिया, वो दिमाग से कभी निकलता ही नहीं है। वो ऐसे बैठ जाता है मान लो जैसे पता नहीं कितने पुराने टाइम से उन्होंने पढ़ रखा हो। उनका पढ़ाने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। हमारा पता है
इंस्टीट्यूट ऑफ वास्तु एस्ट्रोलॉजी एंड जेमोलॉजी, C118, फर्स्ट फ्लोर, पालम व्यापार केंद्र मार्केट, पालम विहार, गुड़गांव 122017। हमारे फोन नंबर्स हैं 0124407383, 9971743292, 9810155145। हमारी ईमेल आईडी है ग्रहों की शतरंज @gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.iwag.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रहों की शतरंज। दोस्तों, अभी हमने ब्रेक के पहले बात की रत्नों की, रुद्राक्ष की, और रुद्राक्ष के बारे में जिस तरह से व्याख्या गुरुजी ने की है वो आप उम्मीद करते हैं आपसे कि आप उसे अमल में लाएंगे। हमारे प्यारे दर्शकों ने ये सवाल हमसे पूछा था कि किस प्रकार से रुद्राक्ष की पहचान करनी चाहिए, कि कौन सा रुद्राक्ष कितने मुख का है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो आचार्य जी ने बड़े ही सरल शब्दों में उसकी व्याख्या की। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और अब जब आप रुद्राक्ष या रत्न खरीदने जाएंगे तो उन बातों को अपने जहन में रखेंगे और एक अच्छा रत्न या रुद्राक्ष आप खरीद कर लाएंगे और अपने जीवन को सुखमय और खुशहाल बनाएंगे। तो चलिए बात करते हैं अब यंत्रों की। दोस्तों, जिस प्रकार से रत्न, जिस प्रकार से रुद्राक्ष, जिस प्रकार से मंत्र हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में यंत्रों का भी अपना एक अलग महत्व होता है। और यंत्रों के ऊपर ही आज हम बातचीत करने जा रहे हैं आचार्य जी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य जी, अभी हमने रुद्राक्ष के बारे में आपसे जाना, अब आपसे जानना चाहते हैं कि यंत्रों के बारे में आप कुछ हमें विस्तार से बताएं कि कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं ये यंत्र। देखिए, हमारे यहाँ पर क्या है कि एक तो है मंत्र, दूसरा है यंत्र, उसके बाद में जेम स्टोन आदि जो हैं वो 5 प्रकार के उपायों के संदर्भ में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो आज हमारा विषय जो है वो यंत्र का है। यंत्र वास्तव में है क्या? यंत्र क्या है कि जो भी ग्रह है या जो देवता है उसका वास्तव में स्वरूप है, उसको हमने यंत्र माना। यंत्र की विशेषता ये हुआ करती है कि वो किसी भी आकृति का हो सकता है। उस आकृति के अंदर यथा स्थान पर कुछ अक्षरों को, कुछ शब्दों को अगर हम रख देते हैं तो वो यंत्र के रूप में वो अपना प्रभाव दिखाने में सक्षम हुआ करता है। हम देखते हैं कि जितने भी जो कैलेंडर हुआ करते हैं उनमें माँ भगवती जो अम्बे है उनके नीचे एक यंत्र बना होता है जिसमें 2 पिरामिड जो हैं, 2 ट्रायंगल जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत शेप में बने हुआ करते हैं। वास्तव में वो क्या है? वो एक यंत्र की शेप है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर नाना प्रकार के यंत्र जो हैं वो उपलब्ध हैं। सिद्धश्री यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र है, 9 ग्रहों के नाम से भी हमारे यहाँ पर यंत्र हैं। वास्तु के प्रोग्राम में हमने बात की कि वास्तु दोष निवारण यंत्र हमारे यहाँ पर है। तो बहुत प्रकार के हमारे यहाँ पर यंत्र हैं, उनकी संख्या बताना तो बड़ा कठिन है, लेकिन सभी प्रकार के यंत्र हमारे यहाँ पर उपलब्ध हुआ करते हैं। लेकिन आजकल मार्केट के अंदर बहुत सारे यंत्र हमें मिलते हैं, लेकिन वो यंत्र शुभ मुहूर्त में बने हैं या नहीं बने ये कहना बड़ा कठिन कार्य है। तो भोजपत्र पे जो यंत्र हैं अगर उनको बना करके हम रखते हैं तो देखिए कि उनका जो प्रभाव है वो हमारे जीवन में, जिस भी प्रकार का आपने यंत्र बना लिया, मान लीजिए आपने कुबेर यंत्र बनाया तो कहीं न कहीं धन संपदा के लिए वो अक्षुण भंडार भरेगा। लक्ष्मी यंत्र बनाया है तो माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा आप पे रहेगी। सरस्वती का यंत्र बनाया है तो कहीं न कहीं आपकी जिह्वा शक्ति और आपकी स्मरण शक्ति और ज्ञान विज्ञान इन सब के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अलग अलग प्रकार के यंत्र हैं, उनको बनाने की विधियाँ भी अलग अलग प्रकार की हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि उनको शुभ मुहूर्त में बनाना चाहिए। ऐसा करने पर वो यंत्र का जो भी फल है वो हमें अवश्य मिला करता है। जी, यंत्र तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि उन यंत्रों का जो निर्माण है वो किस मुहूर्त में किया गया है। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि मार्केट में तमाम तरह के यंत्र मिलते हैं, चाहे वो लक्ष्मी कुबेर यंत्र हो या फिर वास्तु दोष निवारक यंत्र हो, तमाम तरह के यंत्र मिलते हैं, हम लाते हैं उन्हें और जिस प्रकार से बताया कि पंचोपचार के जरिए हम उसकी पूजा करते हैं, फिर उसके बाद उसे घर में स्थापित कर देते हैं। इसके बावजूद वो जो काम करना शुरू नहीं करता है तब हमारी टेंशन और बढ़ जाती है। तो सबसे बड़ी बात इस बात का ध्यान रखना है कि उस यंत्र का निर्माण जो है वो सही समय पर, सही मुहूर्त में हुआ है या नहीं हुआ है, जिस प्रकार से आचार्य जी ने बताया। आचार्य जी, जिस प्रकार से यंत्रों की हम बात कर रहे हैं, ये हमें किस तरह से जो है प्रभावित करते हैं, किस तरह से जो है इनको स्थापित किया जा सकता है घर में? हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इस तरह के यंत्र की हमारे घर में स्थापना की ज़रूरत है?
देखिए, ये तो कार्य कारणवाद सिद्धांत वाला नियम लागू हो जाएगा कि मुझे मालूम है कि मेरे कान में दर्द है, मुझे मालूम है मेरी टांग में दर्द है, तो जैसा रोग होगा वैसी जैसी समस्या है वैसा ही मैं जो है उसकी मेडिसिन लूँगा और उससे दूर करने की कोशिश करूँगा। उसी प्रकार से आप देखिए, घर की आर्थिक स्थिति अगर अच्छी है तो फिर आपको लक्ष्मी यंत्र वगैरह की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आर्थिक स्थिति आपकी खराब रहती है, पैसा आता है लेकिन पैसा नहीं रुकता, तो ऐसे में यंत्रों की स्थापना हम घर में कर सकते हैं। लेकिन किसी बच्चे को एजुकेशन के संदर्भ में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वहाँ पर सरस्वती यंत्र की बात कर सकते हैं हम। तो ये तो देखना पड़ेगा कि हमें किस प्रकार की कोई समस्या है, उस समस्या से संबंधित ही यंत्र जो है उसका प्रतिपादन किया जाना चाहिए, उसी को स्थापित करना चाहिए। लेकिन जो चीज़ पहले से ही विद्यमान है उनके लिए भी हम यंत्र वगैरह जो है स्थापित कर लिया करते हैं, उसके पीछे कारण है। अब देखिए कि इस संसार में जितनी भी जो समस्याएं हैं, मान लीजिए रोग का ही हम उदाहरण ले लेते हैं, तो रोग के संदर्भ में हमारे पास दो प्रकार की दवाइयाँ हैं। पहले जो दवाई हुआ करती है वो रोग की रोकथाम के लिए हुआ करती है, लेकिन एक व्यक्ति स्वस्थ है तो वो कौन सी दवाई ले? अगर वो हमेशा स्वस्थ रहना चाहता है तो वो टॉनिक के रूप में किसी दवाई का सेवन प्रतिदिन कर ले तो संभावना है कि उसको भविष्य में जल्दी से कोई रोग ना हो। जैसे हमारे यहाँ पर खान पीन का जो विचार है, कहा गया कि रात को जो है दही नहीं खानी चाहिए, सुबह दही खा सकते हो, शाम पीना चाहिए, शाम को आप दूध पी सकते हो। ये सब क्या है? वास्तव में ये आयुर्वेद के फार्मूले हैं जो परंपरा से हमें मिले, और हम उन लोगों का, जो भी लोग उसका निर्वाह कर रहे हैं, उनको देखिए स्वास्थ्य की दिक्कत बहुत कम हुआ करती है। तो यंत्रों को किस प्रकार से अपने घर में जो है स्थापित करना चाहिए, इस बारे में आचार्य जी ने विस्तार से बताया। लेकिन एक बात यहाँ पर और उठती है आचार्य जी, अभी आपने जिक्र किया कि यंत्रों को आप घर पर बना सकते हैं, भोजपत्र लाकर उसके ऊपर बना सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब मैं अगर अपनी ही बात ले लूँ तो मुझे ये नहीं पता कि कुबेर यंत्र दिखता कैसा है, तो हमें किस प्रकार से उसे बनाना चाहिए। तो क्या इसके पीछे कोई किस चीज़ से देखकर हमें यंत्र बनाना होगा? तो किस प्रकार से यंत्र का निर्माण हमें करना होगा घर में, अगर हम करना चाहें तो? देखिए, हमारे पास इतना शास्त्र उपलब्ध है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पर षड दर्शन 6 शास्त्र हैं, हमारे यहाँ पर 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, और वेदांत जो हैं वो उनकी तो संख्या अपरिमित है। तो इस प्रकार से कहें तो हमारे को धरोहर के रूप में बहुत सारी जो है विद्याएं, बहुत सारे शास्त्र उपलब्ध होते हैं, उनके अंदर इन सभी चीज़ों की जानकारी उपलब्ध है। आजकल तो यंत्रावली नाम से भी एक पुस्तक आया करती है जिसमें सभी प्रकार के यंत्र जो हैं उनकी पिक्चर जो है उसमें छपी हुआ करती है। तो आप वो ला करके घर में स्वयं बना सकते हैं। देख के ही बनाना होता है, मैं भी बनाऊंगा तो देख के ही बनाऊंगा, सभी लोग जो भी बनाएंगे वो बिना देखे तो बना ही नहीं सकते। कुछ यंत्र हैं जो हम मन मस्तिष्क में बार बार बनाने पर याद या कंठस्थ हो जाया करते हैं, लेकिन ज़्यादातर यंत्र जो हैं वो कंठस्थ नहीं होने के कारण हम भी देखकर ही बनाते हैं। लेकिन कुछ यंत्र ऐसे भी हैं जिनको आप हाथ से बनाने में बड़ी जो है कुछ न कुछ गलती होने की संभावनाएं होती हैं। तो आज आप क्या कर सकते हैं, आजकल जैसे हम जो है किसी प्रकार के स्टाम्प बनवा लेते हैं, तो कुछ यंत्र जो हैं जो बड़े टिपिकल हैं, जिनको हाथ से बनाना बड़ा जो है मुश्किल कार्य होता है, तो उनको जो है आप एक स्टाम्प बनवा लीजिए। स्टाम्प बनवा करके उस शुभ मुहूर्त के अंदर भोजपत्र पर आप स्टाम्प लगा करके भी उसका निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद में उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। वो चाहे हम अपने हाथ से बना लें, चाहे किसी स्टाम्प के आधार पर बना लें, लेकिन वास्तविकता क्या है कि निर्माण जो है वो शुभ मुहूर्त में ही हुआ है। उसका जो फल है वो शुभ मुहूर्त के कारण औरों की बजाय, जो शुभ मुहूर्त में नहीं बने उनकी बजाय दुगुना या 4 गुना ज़्यादा हुआ करता है, और वो हमें जो है शुभ फल देने में समर्थ हुआ करता है। जी, तो आचार्य जी ने जो तरीका बताया है अपने घर पर यंत्र बनाने का, वो काफ़ी सरल है। लेकिन कई बार क्या होता है, जिस तरह से आचार्य जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि जब हम हाथ से यंत्र या कुछ चीज़ और बनाते हैं तो कई बार जो गड़बड़ियां हैं वो होने की आशंका बढ़ जाती है, जिससे उसका हमें अच्छा फल जो है वो नहीं मिलता है। तो हमारे मन में जो आशंकाएँ हैं वो रह जाती हैं। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका जो आचार्य जी ने बताया कि आप स्टाम्प बनवाइए और भोजपत्र पर उसे सही मुहूर्त में जो है स्टाम्प कीजिए, और फिर उसका पूजन करने के बाद जो है उसे आप स्थापित कर सकते हैं। तो आपकी जो समस्याएं हैं उस यंत्र से जुड़ी हुई, जिसके लिए आपने उस यंत्र को स्थापित किया है, तो वो समाप्त हो जाएंगी। आचार्य जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है, जो मार्केट में तरह तरह के यंत्र उपलब्ध होते हैं, कोई तांबे के पत्री पर होता है, कोई पीतल की पत्री पर होता है, तो किस तरह से क्या उनको खरीदना चाहिए? क्या वो प्रभावशाली होते हैं अगर उन्हें सही मुहूर्त में भी स्थापित कर दिया जाए तो?
देखिए, जो भी बना हुआ है, जितने भी प्रकार के यंत्र हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं, सभी प्रकार के आज देखें तो हर दुकान में, हर जगह पर हमें आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो शुभ मुहूर्त में बने हुए हैं या नहीं बने हुए। उसके बावजूद भी मान लीजिए कि हमारे पास समय की अल्पता है, हम बना नहीं सकते और सक्षम नहीं हैं, तो ऐसे में उन यंत्रों का भी हम पालन कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए भी उनको आप लेके आइए, शुभ मुहूर्त के अंदर जो है उनकी प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन से उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उनको आप अपने घर में स्थापित कीजिए। लेकिन फिर भी शास्त्र के दृष्टिकोण से अगर देखें तो भोजपत्र पे अगर शुभ मुहूर्त में बना हुआ यंत्र जो है वो ज़्यादा सफलतादायक हुआ करता है, न कि बाजार में जो हमें जो बना बनाया मिलता है। लेकिन हाँ, किसी हद तक हम उसको भी स्थापित कर सकते हैं, उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा करके रखा जा सकता है। यहाँ पर एक भाव जरूर काम करता है, वो है भाव, श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिस व्यक्ति के मन में अनंत श्रद्धा है, जो निष्ठा है, उसका भी व्यक्ति को फल मिला करता है। तो जिस तरीके की भावना के साथ में आप उसको ला करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके आप स्थापित करते हैं तो उसका भी फल मिलेगा। लेकिन जो यंत्र बनाने का जो प्रारूप है वो मैं आपको पहले ही बता चुका, आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। जी, तो बाजार में मिलने वाले यंत्रों को भी आप स्थापित कर सकते हैं, लेकिन वो सही मुहूर्त में किया जाना चाहिए जिससे कि आपको उसका सही फल मिल सके। लेकिन सबसे उत्तम तो यही है जो आप अपने हाथ से बनाएंगे और अपने हाथ से बने हुए यंत्र को आप स्थापित कर सकते हैं घर में ही। और आप चाहें तो यंत्र को आप मंगवा भी सकते हैं। जी हाँ, आचार्य जी से आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप कोई यंत्र मंगाना चाहते हैं या फिर गुरु जी से संपर्क करना चाहते हैं या फिर ईमेल के जरिए कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो भी आप हमारे इस कार्यक्रम के जरिए गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी, कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, समय बेहद कम है। हमेशा की तरह अपने प्यारे दर्शकों के लिए आपसे कुछ उपाय और सुझाव जानना चाहेंगे। देखिए, मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि आप कोई भी यंत्र जब स्थापित करते हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा जो है वो करके उसको जो है उसको स्थापित करना चाहिए। लेकिन ये भी बात ध्यान रखने की है कि ज़्यादातर क्या होता है कि हम यंत्र लेके आते हैं और साइड में कहीं न कहीं कोने में उसको खड़ा कर देते हैं। यंत्र को हमारे यहाँ पर नहीं है। आप हमेशा एक लाल वस्त्र लीजिए, उसके ऊपर आप जो है उसको रखिए और उसको स्थापित कीजिए। यंत्र जो है ना कभी भी खड़ा नहीं हुआ करता, ज़्यादातर जो है लिटा हुआ करता है। तो उसको ज़्यादातर, क्योंकि जो हम किसी दीवार पे बनाते हैं उन यंत्रों के लिए तो ये नियम लागू नहीं होता। तो हमेशा लाल वस्त्र के ऊपर उसको आसन दे करके और फिर रखिए। ऐसा रखने से वो यंत्र का जो प्रभाव है वो ज़्यादा सफलतादायक हुआ करता है। जी, तो गुरुजी ने जो उपाय आपको बताया है यंत्रों को स्थापित करने का सही तरीका क्या है, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए कि वो यंत्र आपको जो शुभ फल है वो ज़रूर देगा। और अगर आप घर में यंत्र बनाते हैं तो वो आपको उत्तम फल भी प्रदान करेगा। तो आपने जाना कि किस तरह से यंत्रों का निर्माण भी आप घर में कर सकते हैं, किस तरह से वो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। आचार्य जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, यंत्रों के बारे में बताया कि किस तरह से यंत्रों को आप बना भी सकते हैं और उन्हें स्थापित भी कर सकते हैं। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी ने आपको बताया यंत्रों से जुड़ी जो बारीकियां थी वो आपको पता चल चुकी हैं कि किस तरह से यंत्र को बना भी सकते हैं आप घर पे, और उन्हें अगर सही मुहूर्त में बनाकर घर में स्थापित किया जाता है, किस प्रकार से स्थापित किया जाता है वो भी आचार्य जी ने बताया। तो अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप उन यंत्रों का जो फ़ायदा है, जो फल है, वो अच्छी तरह से प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, और हमेशा आप देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम ग्रहों की शतरंज। नमस्ते। हमारा पता है इंस्टीट्यूट ऑफ वास्तु एस्ट्रोलॉजी एंड जेमोलॉजी, C118, फर्स्ट फ्लोर, पालम व्यापार केंद्र मार्केट, पालम विहार, गुड़गांव 122017। हमारे फोन नंबर्स हैं 01244073 9971743292 9810155145। हमारी ईमेल आईडी है ग्रहों की शतरंज @gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.iwag.com।